राजनीति विज्ञान कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज बनकोट के ऑनलाइन शिक्षण की श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान का प्रथम भाग स्वतंत्र भारत की राजनीति, जिसमें एक दल के प्रभुत्व का दौर वाला पाठ आपको पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले इसमें काफ़ी चीज़ें आपको बता दी गई हैं और हर प्रश्न को बहुत गहनता से विस्तारपूर्वक आपको समझाया जा रहा है। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो सीधे अपनी समस्या को मेरे निजी नंबर पर या फिर जो हमारा ग्रुप बना है उसके माध्यम से जान सकते हैं उसका उत्तर। तो आज हम फिर से एक दल के प्रभुत्व का जो दौर है उसी पर शिक्षण करते हैं। जो अवशेष हमारा इसमें शिक्षण है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि एक दल के प्रभुत्व का दौर, उसको मैं फिर से दोहराना चाहूँगा आपके संज्ञान के लिए। भारत में, स्वतंत्र भारत में सन 1952 में जब हमारे देश में आम चुनाव हुआ, तब से लेकर के 2020 तक का जो कालक्रम है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना फिर चाहूँगा। तो सन 1952 में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी विजयी हुई और एक चुनी हुई सरकार बनी। सन 1952 से लेकर के सन 1977 तक कांग्रेस की सरकार रही। उसके बाद 1977 में सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन होने के बाद जनता पार्टी की सरकार आई। लेकिन 1980 में फिर चुनाव हुआ। 1980 से लेकर के सन 1988 तक देश में फिर कांग्रेस की सरकार रही। 1989 में सत्ता परिवर्तन हुआ और फिर से गैर कांग्रेसी पार्टी जनता दल और इनकी सरकार बनी और 1991 में फिर चुनाव हुआ। 1996 तक फिर कांग्रेस की सरकार रही। इसके बाद 1996 से 2004 तक देश में विभिन्न पार्टियों की सरकारें रही और 2004 से लेकर के 2014 तक फिर कांग्रेस सत्ता में रही। 2014 के बाद आज तक केंद्र में एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ है और जो चल रही है। तो ये जो कालक्रम है इसमें जो लंबी अवधि है उसमें कांग्रेस ने अधिकांश समय तक देश में शासन करने का काम किया। इसलिए इस पाठ का नाम एक दल के प्रभुत्व का दौर है। तो इसी को हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको इससे पहले बताए, फिर से आगे इसको बढ़ाते हैं। तो आज प्रश्न है, क्या एकल पार्टी प्रभुत्व प्रणाली की भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ? इस प्रश्न को जरा ध्यान से सुनिए। एकल पार्टी प्रभुत्व अर्थात एक पार्टी का दबदबा, एक पार्टी का प्रभुत्व से क्या भारतीय राजनीति में लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ, ऐसा ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये माना जाता है, अधिकांश जो राजनीति विज्ञान या फिर दूसरे राजनीतिज्ञ हैं वही मानते हैं कि जब देश में लगातार एक दल की सरकार होती है, ये देखा जाता है कि वो सरकार भ्रष्ट और तानाशाह हो जाती है। तो इसलिए एक दल की सरकार का भारत के राजनीतिक चरित्र पर या भारतीय राजनीतिक लोकतांत्रिक चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ा, इस प्रश्न के अंदर हम उसको जानेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि भारत का जो लोकतंत्र है आज वो बहुत मजबूत है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में लगातार कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार ने
एक लंबी अवधि तक देश में राज किया, लेकिन कहीं पर भी भारतीय लोकतंत्र कमजोर नहीं हुआ, बल्कि एक मजबूती के साथ वह आगे बढ़ा, ऐसा माना जाता है। तो उसके पीछे कुछ कारण रहे। भारत के संदर्भ में एक दल, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि कांग्रेस का जो शासन है वो लोकतंत्र के लिए बलिदान साबित हुआ, और इससे हमारी संसदीय शासन प्रणाली, हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ, ये देखने में आया है। तो कहीं पर भी ये नहीं लगा कि भारत का जो लोकतंत्र है वो खतरे में पड़ा। तो उसके पीछे कुछ कारण हैं, उनको बिंदुवार हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला कारण यह है, तत्कालीन जनमानस में कांग्रेस एक विश्वसनीय दल था। जो उस समय हमारे देश की जनता थी, तो उसमें कांग्रेस एक विश्वसनीय दल था। इसके पीछे कारण क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, कांग्रेस का जन्म 1850 में हुआ था, और जो कांग्रेस की राजनीति है वो आज़ादी के बाद शुरू होती है, और आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए लोगों के दिलों में कांग्रेस के प्रति काफ़ी श्रद्धा और विश्वास था। इसलिए, और लोगों की जो आस्था थी उससे जुड़ी हुई, इसलिए मतदाताओं ने उसे ही चुना। दूसरा है, तत्कालीन मतदाता राजनीतिक विचारधाराओं के संबंध में पूर्ण शिक्षित नहीं था। ऐसा भी माना जाता है, एक कारण है कि हमारे देश में जो एक दल का प्रभुत्व रहा, उसके पीछे जो कारण दूसरा रहा कि हमारे देश में नया नया लोकतंत्र था, नई नई शासन प्रणाली थी। लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी कि वो किस विचारधारा को अपनाएं, अर्थात वो राजनीतिक विचारधाराओं के बारे में अनभिज्ञ था। कारण देश में अशिक्षित मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक थी। सिर्फ मतदाताओं में से 18% लोग ही शिक्षित थे। ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर शिक्षित लोग होते हैं वो विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को मानते हैं और विचारधाराओं के आधार पर बढ़ते हैं। उस समय कांग्रेस की जो भी विचारधारा थी उसको लोगों ने स्वीकार किया और कांग्रेस पर विश्वास किया। तीसरा बिंदु इसका है, तत्कालीन भारत में लोकतंत्र शासन प्रणाली अपनी शैशवावस्था में थी। शैशवावस्था का मतलब होता है बाल्यावस्था में थी, मतलब इसका प्रारंभ हो रहा था। तो इसलिए उस समय कांग्रेस बहुमत प्राप्त न होता तो शायद उसमें अगर कांग्रेस पूर्ण रूप से सरकार नहीं बनाती या उसको बहुमत प्राप्त नहीं होता तो जो आज हमारा लोकतंत्र है वो समाप्त हो जाता। चौथा है, प्रभुत्व प्राप्ति के बिना कांग्रेस, अगर कांग्रेस को प्रभुत्व प्राप्त नहीं होता तो इस प्रकार से कांग्रेस ने जो जन उपयोगी या प्रगतिशील कदम उठाए वो नहीं उठा पाती। बहुधा ऐसा होता है कि कोई भी पार्टी जब अकेले शासन में नहीं होती है या फिर कोalition गवर्नमेंट होती है, मिलीजुली सरकार होती है, उसमें अगर एक दल जो करना चाहता है अपनी नीतियों के अनुसार वो कर नहीं पाता है। और यही बात कांग्रेस के साथ भी लागू हुई उस समय कि कांग्रेस अगर प्रभुत्व में न होती तो जो उसने प्रगतिशील कदम उठाए देश के विकास के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए या राजनीतिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, वो नहीं उठा पाती, क्योंकि मिलीजुली सरकारों में ये संभव नहीं हो पाता। पांचवा बिंदु इसका है, प्रभुत्व की स्थिति प्राप्त होने के कारण राजनीतिक स्थायित्व आया विपक्षी दलों द्वारा। हाँ, एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, एक दल को बहुमत प्राप्त होने के कारण से राजनीतिक स्थायित्व आया। और राजनीतिक स्थायित्व क्यों आवश्यक है? राजनीतिक स्थायित्व इसलिए आवश्यक है क्योंकि देश के विकास के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। अगर स्थिर सरकारें नहीं हैं, सरकार बार बार गिर रही है, तो ये देश के लिए अच्छा नहीं उसमें।
बहुत ही समय की बर्बादी भी होती है और धन की बर्बादी भी होती है, और जनता जो लोग हितकारी हैं वो प्रभावित होते हैं। इन्हीं कारणों से हम कह सकते हैं कि एकल पार्टी का भारतीय लोकतांत्रिक चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं बल्कि अनुकूल प्रभाव पड़ा। इसलिए आज जो लोकतंत्र है उसको देख करके हम कह सकते हैं कि भारत में ऐसी स्थिति नहीं हुई। तो ये प्रश्न का आपने उत्तर जाना, बड़े ध्यान से सुना, और जो भी बिंदु अभी भी अस्पष्ट हैं उसको पूछ सकते हैं, फिर से उसको हम क्लियर करेंगे। अब अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल कौन सी चुनौतियां थी। देखो, जैसे कि मैंने पहले पाठ में भी आपको बताया था कि जब देश आज़ाद हुआ तो देश में बहुत सारी समस्या विद्यमान थी, क्योंकि इससे पहले जो ब्रिटिश शासन था उसने देश को एक प्रकार से खोखला कर दिया था। हर क्षेत्र में भारत पिछड़ा हुआ था, संसाधनों की बहुत बड़ी कमी थी, और जो हमारा मानव संसाधन था वो भी सक्षम नहीं था, और बिना मानव संसाधन के सक्षम हुए बिना देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए उस समय देश के सामने बहुत ही विकट समस्याएं थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था के बहुत सारे प्रतिकूल थी, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत सारे अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र सफल होता है, तभी उसका विकास होता है। लेकिन भारत में जब लोकतंत्र स्थापित किया गया, देश में संसदीय शासन प्रणाली को स्थापित किया गया, देश के सामने विकट परिस्थितियां थी, चुनौतियां थी, और वो चुनौतियां क्या थी उनका हम बिंदुवार यहाँ पर शिक्षण करते हैं, उनको जानते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, बहुत गहराई से समझिए। मैं एक एक बिंदु करके उनको समझाता हूँ। जो सबसे पहली समस्या थी वो थी अशिक्षा, पढ़ा लिखा न होना, साक्षर न होना। ये सबसे बड़ी समस्या है। जैसा कि आज आप जानते हैं भारत की साक्षरता दर लगभग 75 से 80 के बीच में प्रतिशत है। इस समय इतने लोग शिक्षित हैं, लेकिन जिस समय देश आज़ाद हुआ उसमें मतदाता सिर्फ 18% ही शिक्षा ग्रहण की हुई थी या शिक्षित थे। ये माना जाता है क्योंकि शिक्षित व्यक्ति अपने विवेक से काम लेता है, वो गलत सही की पहचान करता है। उसको जो राजनीतिक प्रक्रिया है या राजनीति के जो अन्य क्रियाएं हैं वो समझ में आती हैं, और एक शिक्षित व्यक्ति इनको आसानी से समझ सकता है और उसमें भाग लेकर के एक अच्छी सरकार का चुनाव कर सकता है। लेकिन उस समय ये माना गया कि जो अशिक्षा है उसके कारण से मतदाता अपने विवेक का प्रयोग करके मतदान नहीं करता है, बल्कि दूसरे के इशारे पर या दूसरे के आदेश पर या दूसरे के कहने पर अपना मत का प्रयोग करता है। और जब ऐसी स्थिति होती है तब हम नहीं कह सकते हैं कि देश में एक स्वस्थ सरकार का निर्माण होता है। तो इसलिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी उस समय कि देश में लोकतंत्र कैसे स्थापित किया जाए। और दूसरा, गरीबी। आज भी देश में 30 से 40% लोग गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं। हालांकि यह आंकड़ा अभी कम हो चुका है। गरीबी एक अभिशाप है।
और ये माना जाता है जो गरीब व्यक्ति है वो सही तरीके से अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। जैसे कि एक बुराई है चुनाव की, मतदाता अधिकांश बिक जाता है पैसे के बल पर, और यही कारण रहता है कि वह अपने विवेक से या अपने मन से मतदान नहीं कर पाता है, इसलिए गलत जो प्रतिनिधि हैं उनका चुनाव हो जाता है और एक अच्छी सरकार का गठन नहीं हो पाता है। तो गरीबी भी लोकतंत्र के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा थी। अगला जातिवाद। जातिवाद भारत में प्रारंभ से ही व्याप्त रहा है और चुनाव में आज भी अगर हम देखते हैं ये बड़े पैमाने पर जातिवाद के दर्शन हमको होते हैं। विभिन्न जाति के आधार पर अनेक राजनीतिक दलों का गठन हुआ है। जैसे मैं आपको बताऊं, डीएमके और इस प्रकार से जो दक्षिण भारत में राजनीतिक पार्टियां हैं, कहीं न कहीं पर वो जातिवाद से ग्रस्त हैं और जाति आधार पर चुनाव लड़ते हैं और अपना एजेंडा जो कार्यक्रम है वो जाति को लेकर के बढ़ाते हैं और चुनाव में जाति के आधार पर टिकट दिए जाते हैं, उम्मीदवारों को टिकट दिए जाते हैं और संबंधित जाति के उम्मीदवार के समुदाय के लोग या जाति के लोग ही अपनी जाति को वोट देना चाहते हैं। उसमें वो नहीं देखते हैं कौन योग्य है कौन अयोग्य है। अगर जाति के आधार पर अयोग्य व्यक्ति भी है तो इससे वो अपनी ही जाति के उम्मीदवार को वो मत देते हैं और जिससे कि एक स्वस्थ सरकार का निर्माण नहीं हो पाता है। ये भी एक चुनौती है और जातिवाद को समाप्त किया जाना चाहिए। इसके लिए एक जागरूकता होनी चाहिए। योग्य उम्मीदवार है चाहे वो किसी भी जाति का हो तो उसको चुना जाना चाहिए। जब हम इस प्रकार से मतदान करेंगे ऐसा सोच करके तभी एक अच्छी सरकार का गठन हो पाएगा। लेकिन 1952 में ये बहुत बड़ी एक समस्या देश के सामने थी, क्षेत्रवाद। अब क्षेत्रवाद होता क्या है? देखो, क्षेत्रवाद से देश की एकता और अखंडता को बहुत बड़ा आघात पहुंचता है, हानि पहुंचती है। अगर हम क्षेत्रवाद की भावनाओं से ग्रसित हैं तो इससे देश की आज़ादी और देश की एकता खतरे में पड़ जाती है। एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए क्षेत्रवाद को समाप्त किया जाना चाहिए और अगर हम क्षेत्र आधारित राजनीति करते हैं या देश में इसका बोलबाला रहता है तो इससे हमारी देश की जो सरकार है, हमारा जो लोकतंत्र है, उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। अगला है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का अर्थ होता है दो संप्रदायों के बीच, यानी दो धार्मिक संप्रदायों के बीच वैमनस्य और हिंसा, ये हमारा सांप्रदायिकता कहलाता है और भारत इससे ग्रसित रहा है। जैसा कि आप भी जानते हैं 15 अगस्त 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, देश में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुई थी। उससे पहले भी कई बहुत बड़े सांप्रदायिक दंगे हिंदू और मुसलमानों के बीच हुए और ईसाई और हिंदू के बीच भी कई सांप्रदायिक वैमनस्य हमें देखने को मिला। लेकिन आज़ादी के बाद जो हमारा लोकतंत्र है वो भी सांप्रदायिक आधार पर विभाजित रहा है, आज भी है, क्योंकि धर्म के आधार पर धार्मिक गोलबंदी होती है और धर्म के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होता है और बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ है और जो राजनीतिक या लोकतंत्र के सेहत के लिए बहुत ही खराब है। और इस प्रकार की अगर सरकारें बनती रही,
हमारा लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं हो सकता है। अंतिम बिंदु है लैंगिक असमानता। देखिए, लैंगिक असमानता का अर्थ होता है महिला और पुरुष के बीच की का भेदभाव। लैंगिक असमानता ये हमारे समाज में व्याप्त एक बुराई है। आज नहीं, सदियों साल पहले से लैंगिक असमानता हमको देखने को मिलती है। देश में, खासतौर से भारतीय समाज में या अन्य समाजों में भी लैंगिक असमानता पाई जाती है। आज भी पुरुषों का समाज में बोलबाला है, पुरुष ही नेतृत्व करता है। आप भी जानते हैं, जब पंचायत चुनाव होते हैं, जो यहाँ पर हमारे स्थानीय सरकारें होती हैं, संस्थाएं हैं, उनमें भी महिलाओं को हालांकि बहुत 33% आरक्षण दिया गया है, प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन वो अपने मन से काम नहीं कर पाती है। आज भी शासन, प्रशासन या सरकारी नौकरियों में या राजनीति में या अन्य क्षेत्रों के लीजिए, वहाँ पर महिलाओं की भागीदारी अभी भी नगण्य है। लेकिन सरकार इस ओर बहुत सोच रही है और महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। महिला शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। तो ये जो लैंगिक असमानता है, ये एक बहुत बड़ी बुराई है। खासतौर से माना जाता है महिलाएं जो मतदान करती हैं वो पुरुषों के इच्छा पर करती हैं या उनके निर्देश पर करती हैं, और जिससे कि महिलाएं चाह करके भी अपनी पसंद का उम्मीदवार नहीं चुन पाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के सामने ये सन 1952 में या लोकतंत्र के सामने बहुत सारी ये मुख्य समस्याएं थी। ये प्रश्न पूरा हुआ, आपने इसको ध्यान से सुना और इसको अभी देखेंगे रेडियो के माध्यम से भी। तो पाठ संबंधी जो भी समस्याएं हैं, फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उसको अवश्य ही मेरे संज्ञान में लाएंगे। धन्यवाद।